नमस्कार, स्वागत है आपका पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम में। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा। इस बुलेटिन में आपको मिलती है आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस, कॉर्पोरेट और पॉलिसी से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर, वो भी विस्तार से। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद भारतीय स्टेट बैंक ने 2 पीडीएफ फाइल में चुनावी बॉन्ड से जुड़ी जानकारी चुनाव आयोग को सौंप दी है। एक फाइल में चुनावी बॉन्ड खरीदने वालों के नाम है, दूसरी फाइल में चुनावी बॉन्ड कैश कराने वाली पार्टियों के नाम है। एसबीआई ने बताया कि 1 अप्रैल 2019 से लेकर 15 फरवरी 2024 तक कुल 22,217 बॉन्ड खरीदे गए। राजनीतिक पार्टियों ने 22,030 बॉन्ड को कैश कराया है। चुनावी बॉन्ड को लेकर अब तक किसी नाम का खुलासा नहीं हुआ है। अब चुनाव आयोग चुनावी बॉन्ड से जुड़ी जानकारी को 15 मार्च तक अपनी वेबसाइट पर अपलोड करेगा, इसे सार्वजनिक करेगा। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले राजनीतिक दलों के बीच बेचैनी बढ़ गई है। माना जा रहा है कि चुनावी बॉन्ड सार्वजनिक होने से चुनावी चंदे को लेकर कई बड़े राज खुल सकते हैं। ई मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए हैवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पर सब्सिडी देने के लिए एक नई योजना की घोषणा की है। अप्रैल से जुलाई यानी 4 महीने तक चलने वाली इस योजना के तहत 500 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। इस नई योजना के तहत केवल 2 व्हीलर और 3 व्हीलर इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी दी जाएगी। भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए शुरू की गई फेम 2 योजना 31 मार्च 2024 को समाप्त हो रही है। नई योजना के तहत सरकार 10,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। गोल्ड लोन देने में बड़ी गड़बड़ियां की जा रही हैं। वित्त मंत्रालय ने सभी बैंकों से गोल्ड लोन की समीक्षा करने को कहा है। कई मामलों में नियमों का अनुपालन नहीं होने की बात सरकार के सामने आने के बाद ये कदम उठाया गया है। सरकार ने बिना सोना गिरवी रखे गोल्ड लोन देने, शुल्क संग्रह और नकद में भुगतान को लेकर कई विसंगतियां पाई हैं। वित्तीय सेवा विभाग ने बैंकों से 1 जनवरी 2022 से 31 जनवरी 2024 तक गहन समीक्षा करने को कहा है। इसका मकसद ये सुनिश्चित करना है कि सभी गोल्ड लोन नियमों के तहत जारी किए गए हों। बायजूस जैसे मामलों से निपटने के लिए कंपनी लॉ कमेटी कंपनी एक्ट 2023 के नियमों को कठोर बनाने का सुझाव दे सकती है। कंपनी मामलों के मंत्रालय ने इस कमेटी का गठन किया था। कमेटी कंपनी के डायरेक्टर्स के कॉर्पोरेट गवर्नेंस के उल्लंघन के मामले में कानून को सख्त बनाने की सिफारिश कर सकती है। अगले 3 महीने में कमेटी अपनी सिफारिशों को सौंपेगी। कमेटी अनलिस्टेड कंपनियों के लिए भी सख्त कानून के पक्ष में है। पिछले कुछ समय से कई स्टार्टअप्स के कामकाज में गड़बड़ी देखने को मिली है। कमेटी पर्सनल गारंटी से जुड़े नियमों में बदलाव की भी सलाह दे सकती है। अगर आप भी फटाफट लाभ कमाने के लिए फ्यूचर एंड ऑप्शन में पैसा लगा रहे हैं तो सावधान रहें, क्योंकि फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट जोखिम भरा है और इसमें रिटेल निवेशकों की बढ़ती भागीदारी से मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन भी चिंतित हैं। सेबी के आंकड़ों से पता चला है कि जोखिम वाले सेगमेंट में 90% कारोबार में निवेशकों को नुकसान उठाना पड़ता है। एफएनओ सेगमेंट में कारोबार के पीछे तुरंत लाभ की मंशा होती है, लेकिन छोटे निवेशकों का बढ़ता जोखिम चिंता की बात है, क्योंकि बार बार तेजी और मंदी के चक्र में उसे भारी नुकसान उठाना पड़ता है। सेबी प्रमुख माधवीपुरी बुच के स्मॉल एंड मिड कैप शेयरों में तेजी का बुलबुला बनने की बात कहने के बाद बुधवार को शेयर बाजारों में बड़ी गिरावट आई। स्मॉल और मीडियम कंपनियों के इंडेक्स में तेज गिरावट के बीच चौतरफा बिकवाली से बाजार नुकसान में रहे। सेंसेक्स 906 अंक की गिरावट के साथ 72,761 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक समय ये 1,152 अंक तक लुढ़क गया था। एनएसई निफ्टी 338 अंक की गिरावट के साथ 21,997 अंक पर बंद हुआ। उदय कोटक ने कहा कि स्मॉल एंड मीडियम कंपनियों के शेयरों में तेजी को लेकर कुछ बुलबुले बन रहे हैं और नियामक सेबी इस पर एक संभावित परामर्श पत्र लाने के लिए विचार कर रहा है। इसके बाद बाजार में बिकवाली बढ़ गई। वैश्विक बाजारों में कमजोर रुख के बीच दिल्ली सराफा बाजार में आज सोने का भाव 400 रुपए की गिरावट के साथ 65,950 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गया। वहीं चांदी की कीमत भी 600 रुपए की गिरावट के साथ 75,300 रुपए प्रति किलो पर बंद हुई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार कॉमेक्स में हाजिर सोना $2,160 प्रति ओंस पर कारोबार कर रहा था। वहीं चांदी भी गिरावट के साथ $24.22 प्रति ओंस पर रही। भारत 2 प्रमुख मापदंडों में चीन से आगे निकल गया है। ये 2 प्रमुख मापदंड हैं जीडीपी के अनुपात में वस्तु और सेवा निर्यात। न्यू डीएचएल ग्लोबल कनेक्टेडनेस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2021 के बाद से भारत का जीडीपी के अनुपात में निर्यात चीन से ज्यादा हो गया है, जबकि निर्यात और आयात दोनों के मामले में देश का सेवा व्यापार की तीव्रता भी बहुत ज्यादा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2021 और 2022 में जीडीपी के हिस्से के रूप में भारत का निर्यात और आयात तेजी से बढ़ा है।
अगर आप भी पेटीएम फास्टैग का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए जरूरी है। एनएचएआई ने पेटीएम फास्टैग यूजर्स को असुविधा से बचाने के लिए नई सलाह जारी की है। एनएचएआई ने कहा है कि पेटीएम फास्टैग यूजर्स 15 मार्च से पहले किसी अन्य बैंक से नया फास्टैग ले लें। आरबीआई के प्रतिबंध के बाद पेटीएम फास्टैग 15 मार्च के बाद काम करना बंद कर देंगे। ऐसे में फास्टैग के बिना टोल प्लाजा पर डबल फीस चुकानी पड़ सकती है। एनएचएआई ने स्पष्ट किया है कि पेटीएम फास्टैग में उपलब्ध शेष राशि का उपयोग 15 मार्च के बाद भी किया जा सकेगा, लेकिन 15 मार्च के बाद पेटीएम फास्टैग में बैलेंस रिचार्ज या टॉपअप नहीं होगा। अब खबर दिल्ली मेट्रो में सफर करने वालों के लिए है। केंद्र सरकार ने दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण की परियोजना के तहत 2 नए मेट्रो ट्रैक के निर्माण को मंजूरी दे दी है। 2 नए मेट्रो ट्रैक लाजपत नगर से साकेत, जी ब्लॉक और इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ के बीच बनाए जाएंगे। इन ट्रैक के निर्माण पर कुल 8,399 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये दोनों मेट्रो ट्रैक 20 किलोमीटर लंबाई के होंगे। इंद्रलोक इंद्रप्रस्थ ट्रैक ग्रीन लाइन का विस्तार करेगी और रेड येलो एयरपोर्ट लाइन, मैजेंटा, वायलेट और ब्लू लाइन को जोड़ेगा। वहीं लाजपत नगर साकेत जी ब्लॉक ट्रैक सिल्वर, मैजेंटा, पिंक और वायलेट लाइन को कनेक्ट करेगा। ये दोनों नए ट्रैक 2029 तक बनकर तैयार होंगे। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के गुजरात के धोलेरा में बन रहे सेमीकंडक्टर संयंत्र से चिप का उत्पादन दिसंबर 2026 से शुरू हो जाएगा। टाटा का ये सेमीकंडक्टर संयंत्र सभी क्षेत्रों को चिप की आपूर्ति करेगा। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स 91,000 करोड़ रुपए की लागत से धोलेरा में संयंत्र निर्माण कर रहा है। इसके अलावा 27,000 करोड़ रुपए की चिप असेंबली इकाई असम में लगाई जा रही है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के संयंत्रों में निर्मित चिप वाहन, बिजली, इलेक्ट्रॉनिक्स, उपभोक्ता और चिकित्सा सहित विभिन्न क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करेंगे। तो आज के मनी टाइम में फिलहाल के लिए इतना ही। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी 9 के सुपर ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में हमें अपना फीडबैक जरूर दे दें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।